नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 410 के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम एसएससी कांस्टेबल जीडी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हर साल एसएससी कांस्टेबल जीडी की हज़ारों पोस्टें निकलती हैं और इन पोस्टों के लिए लाखों की तादाद में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है और इसका एक बड़ा कारण होता है कि उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता नहीं होते और ना एलिजिबल होने के बावजूद वो अप्लाई कर देते हैं। इस वजह से उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कौन सी फोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये 8 फोर्सेस हैं: बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनआईए और एसएसएफ। इन 8 फोर्सेस में से आप किसी एक में जाएंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अब जानते हैं कौन कौन लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी मेल, फीमेल या फिर एक्स सर्विसमैन जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। चलिए अब देखते हैं कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, यानी व्हाट इज़ द एज लिमिट। एज लिमिट कितनी है? तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी लोअर एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए या 18 साल, यानी कि आप 18 साल से कम हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अपर एज लिमिट 23 साल है, यानी अगर आप 23 साल से ज़्यादा के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 18 ईयर्स लोअर एज लिमिट है और अपर एज लिमिट है 28 साल यानी 28 ईयर्स। ओबीसी वालों के लिए लोअर एज लिमिट 18 ईयर्स ही है और अपर एज लिमिट 26 ईयर्स या 26 साल है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो उसमें स्पेसिफिक डेट दी जाती है कि इस डेट से पहले अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ के आराम से देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं एज वाइज। तो नोटिफिकेशन जब रिलीज़ हो तो उसे ज़रूर देखें। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जिसने 10th या फिर मैट्रिक्स पास कर रखी है या फिर उसके बराबर का कोई कोर्स कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप 10th अपेयरिंग स्टूडेंट है, यानी अगर आपने 10वीं के पेपर दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नोटिफिकेशन में डेट होगी, उस डेट से पहले अगर किसी का रिजल्ट आ चुका होगा 10th का तो वो एलिजिबल होता है, उसके बाद की डेट वाला एलिजिबल नहीं होगा। तो नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड, यानी कम से कम आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए। तो सबसे पहले जो जनरल एससी और ओबीसी कैटेगरी के मेल्स होंगे उनकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए या फिर 5.5 फीट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स हैं और 5.1 फीट है। वहीं एसटी अगर कैटेगरी में मेल है तो 162.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम या फिर 5.3 फीट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर या फिर 4.9 फीट कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो हिली रीजन से बिलोंग करते होंगे या फिर किसी दूसरी ट्राइब से या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको भी स्पेशल हाइट रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप उसकी पूरी लिस्ट चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.410 पर जाकर देख सकते हैं, यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं चेस्ट की। जनरल एससी और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी अनएक्सपेंडेड यानी नॉर्मल चेस्ट जो होगी वो कम से कम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन उसमें कम से कम +5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए, यानी टोटल अगर देखा जाए एक्सपेंशन के साथ यानी फुलाने के साथ आपकी 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मल 76 सेंटीमीटर्स हैं और एक्सपेंशन के बाद +5 सेंटीमीटर और उसमें जुड़ जाएंगे। इसके अलावा चेस्ट में भी बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट्स, अलग अलग रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन होता है। अगर आप उसकी लिस्ट चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगी उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, लेकिन उनकी चेस्ट वेल डेवलप होनी चाहिए। अगर अंडर डेवलप होंगी तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं वेट मेजरमेंट की। आपका वेट कितना होना चाहिए? तो वेट की कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इतने से इतने के बीच में आपका वेट हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए तो आपको अपना बीएमआई चेक करना पड़ेगा, जो कि आपकी हाइट के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से देखा जाता है। अगर हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट सही है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होते।
तो इसको चेक करने के लिए आप चाहें तो गूगल पे BMI कैलकुलेटर लिख के सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी हाइट डाल के आप पता कर सकते हैं आपका BMI सही है कि नहीं। अगर BMI कम या ज़्यादा आता है तो आप एलिजिबल नहीं है मतलब। दोस्तों अब बात करते हैं टैटू की। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अपने हाथों में या फिर किसी दूसरी जगह टैटू बनवाया होता है, तो अक्सर वो परेशान रहते हैं कि किस तरह का टैटू सेलेक्ट होता है या फिर किस जगह पे टैटू होना चाहिए। ये सब उनके मन में सवाल होते हैं, तो इन सवालों को यहाँ पे दूर करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कंटेंट की कि टैटू का कंटेंट कैसा होना चाहिए। टैटू विच इज़ रिलेटेड टू द रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम दोज टैटूज विल बी एक्सेप्टेड। यानी कोई भी टैटू जो धार्मिक सिंबल या फिर आकृति या फिर नाम से जुड़ा हो या उस तरीके से हो, तो ऐसे टैटूज एक्सेप्टेबल होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने हाथ पे जैसे शिव जी की छवि बना दी, शिव जी की आकृति बना दी या फिर दूसरे किसी भगवान की आकृति बना दी, तो धर्म से रिलेटेड कोई भी सिंबल होगा या फिर आकृति होगी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो दूसरे टैटू होंगे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं लोकेशन की। अगर आपका टैटू आपके बाहिने फोराम, इनर फोराम में है, यानी हथेली के अंदर की तरफ जो है उसमें है, तो एक्सेप्टेबल होता है। और साथ ही अगर किसी दूसरे अंग में है तो वो नॉन सल्यूटेबल अंग होना चाहिए, तभी ये टैटू एक्सेप्टेबल होता है। अब बात करते हैं साइज़ की। दोस्तों साइज ऑफ द टैटू मस्ट बी लेस देन 1/4 या फिर 25% ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। यानी जिस पार्ट पे आपका टैटू है वो टैटू सिर्फ 25% ही होना चाहिए उस पूरे बॉडी पार्ट का। यानी अगर इनर फोर आर्म में है तो फोर आर्म का सिर्फ 25% ही उस टैटू को कवर करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों ये है टैटू से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ जिनका आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की डिजीज़ या इलनेस है या फिर कोई भी रोग या बीमारी है या फिर अपंगता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ ही अगर आपकी नॉक नीज़ हैं, फ्लैट फुट है या वेरिकोज वेन है यानी नसों में फुलावट है या स्क्विंट इन आइज़ यानी बहंगी आँख है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप इन सभी चीज़ों से, रोगों से मुक्त हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में इस बात का भी आपको पता होना चाहिए कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें एक्सरे, हीमोग्लोबिन टेस्ट और यूरिन टेस्ट जैसे अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे आपकी हेल्थ को चेक करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं आई साइट रिक्वायर्ड की, यानी आपकी दृष्टि कितनी होनी चाहिए। और उससे पहले बेटर आई और वर्स आई जान लेते हैं क्या होता है। एक राइट हैंडेड इंसान के लिए बेटर आई उसकी राइट आई होती है और वर्स आई उसकी लेफ्ट आई होती है। वैसे ही एक लेफ्ट हैंडेड इंसान के लिए उसकी बेटर आई लेफ्ट आई होगी और वर्स आई राइट आई होगी। तो इसके हिसाब से आपका जो नज़दीक का विजन यानी नज़दीक की दृष्टि के लिए आपका बेटर आई में N6 विजन होना चाहिए और वर्स आई में कम से कम N9 विजन होना चाहिए। वैसे ही डिस्टेंट विजन यानी दूर की दृष्टि में आपकी बेटर आई में 6/6 का विजन होना चाहिए और वर्स आई में 6/9 का विजन होना चाहिए। दोस्तों ये N6, N9, 6/6, 6/9 थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको एक आंख वाला डॉक्टर ही बेहतर समझा पाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका विजन कैसा है तो आप किसी आंख वाले डॉक्टर पर जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी कैंडिडेट जिसने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हों या फिर जिसने आंखों की लेसिक ऑपरेशन करवाया हो या किसी दूसरी तरीके की सर्जरी करवाई हो वो मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर लेसिक ऑपरेशन आपने करवा रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एसएससी कांस्टेबल जीडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म होते हैं। आशा करते हैं कि आप इन क्राइटेरियाज को पूरा करते हों और इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हों। अगर इससे संबंधित आपके पास कोई प्रश्न हो या फिर कोई शंकाएं आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.4ono.com पर भी जाके कमेंट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको उत्तर सही मिल जाएगा और इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।